हेलो दोस्तों, अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि मौर्य काल से गुप्त काल तक के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। जो कि मौर्य काल से गुप्त काल तक के बारे में चर्चा किया गया है, उसके से जुड़ा जितना ऑब्जेक्टिव होगा आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन काहे नहीं रहता है। तो ऑप्शन जब ऑब्जेक्टिव में देंगे ना, तो आप लोगों को याद करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे क्या किए हैं, लाइनिंग में दिए हैं, यानी मुख्य बिंदु टाइप का, मतलब हर टॉपिक टाइप का दिए हैं, जो आपको जो है याद करने में या समझने में बहुत आसानी होगा। ऑप्शन में जो है ना, वैसे में याद बहुत कम होता है, ऐसे में याद थोड़ा तेज़ी में होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट लाइनिंग में लिख के दिए हैं जो आपको समझ में आए। तो इस वीडियो में जो कि 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, इसमें मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक का आर्थिक एवं राजनीतिक बात को बताएंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, कनिष्क के बारे में और उससे जुड़ा हुआ जितना आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र है सभी को आप बताएंगे आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो जो है पहला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य हर्यक वंश के शासनकाल में भारत आया था। जीवक वैद्य जो था हर्यक वंश के शासनकाल में, यानी कि भारत में था। जब हर्यक वंश शासन कर रहा था तभी जीवक वैद्य था। जीवक वैद्य जब गौतम बुद्ध बीमारी से ग्रसित हो गए थे, तब हर्यक वंश के शासक जो बिंबिसार था, उन्होंने क्या किया था, जीवक वैद्य को भेजा था। किस इलाज करने के लिए, गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए, वही जीवक वैद्य है। और जब राजा प्रद्योत भी जब पांडवों से ग्रसित हो गए थे, तो बिंबिसार ने उसे भेजा था कहाँ पे, उसे इलाज करने के लिए, अवंती का जो राजा था चंद्र प्रद्योत। तो जीवक वैद्य जो था हर्यक वंश के काल में था, जो कि ये क्या था, डॉक्टर यानी आयुर्वेद का जो था वो था चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक। उसके बाद सुदर्शन झील की मरम्मत जो है रुद्रदमन ने करवाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था, रुद्रदमन ने। और इंडिका पुस्तक के लेखक, पूछेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। तो उसके बाद यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। एग्जाम में रहेगा कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, जबकि भारत का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। किसे, नेपोलियन को कहा जाता है। उसके बाद भूमि अनुदान देने की व्यवस्था सबसे पहले सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम में रहेगा कि भूमि यानी कि जमीन अनुदान यानी दान में देने की प्रथा सबसे पहले किसने चालू की थी। तो सातवाहन वंश के शासकों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले चालू किया था। किस वंश का, सातवाहन वंश के शासक ने क्या किया था, भूमि अनुदान देने का प्रथा सबसे पहले चालू किया था। उसके बाद 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य, यानी कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था, एरन से मिला था। एरन सती, पूछेगा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस ईस्वी में मिला था। एरन 510 ईस्वी में मिला था और स्थान का नाम था एरन। किस स्थान पर मिला था, एरन स्थान पर मिला था। सती प्रथा होने का प्रथम साक्ष्य, यानी कि जब पति का मृत्यु हो जाता था, जब पति को जिस समाधि में जलाया जाता था, तो पत्नी को भी उसी के साथ जलना पड़ता था। इससे क्या कहते हैं, सती प्रथा। इसका साक्ष्य कब मिला था, 510 ईस्वी में मिला था। कहाँ से मिला था, एरन से मिला था। कब, 510 ईस्वी में। कहाँ से, एरन से मिला था सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। अशोक की कलिंग विजय का, अशोक जो कलिंग पर आक्रमण किया था, उस विजय का यानी उस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। यानी कि अशोक का कुल शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है,
तो 13वें शिलालेख, यानी किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। किस युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, जिसमें क्या क्या था, लाखों लोगों की जान गई थी। और इस युद्ध से को देखकर अशोक क्या हो गया था, भयभीत हो गया था, और उन्होंने क्या किया था, युद्ध नीति को त्याग दिया था। कब, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन युद्ध, कलिंग का युद्ध। अशोक कलिंग की विजय की जानकारी कब मिलता है, 261 ईसा पूर्व में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति जो किताब है उसकी रचना हरिसेन ने की है, जबकि इंडिका की रचना किसने की है, मेगास्थनीज ने की है। एग्जाम में पूछेगा कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान कब आया था भारत में, गुप्त काल में आया था। और किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद गुप्त काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। पूछेगा किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को क्या जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक जो था वह किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम क्या क्या है, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तीनों में कोई भी एक रह सकता है एग्जाम में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त की जानकारी, यानी कि समुद्रगुप्त जो राजा था उसका जानकारी जो मिलता है किससे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, उसी से क्या मिलता है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पाटलिपुत्र जो है अभी उसका नाम पटना है, इसकी स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। एग्जाम में पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है, प्रयाग प्रशस्तम अभिलेख से मिलती है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र की रचना किया। उसके बाद कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया है, कालिदास। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास हैं। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, यानी कि अशोक जो था बहुत योग्य शासक था, बहुत अच्छा शासक था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, प्रियदर्शी। किसने कहा था, अशोक ने कहा था कि क्या कहा था, उसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और पुराणों की संख्या 18 है। कुल पुराण कितने हैं, 18। अशोक को क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन को कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एग्जाम में पूछेगा कि पतंजलि की रचना जो महाभाष्य है उससे किस वंश की जानकारी मिलती है, तो उससे मौर्य वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वज्जी जहाँ की अभी वैशाली है वहीं पे था, क्या था, वज्जी। एक क्या था, जैसे मतलब जनपद था, वो विश्व का पहला था जनपद था वज्जी, जहाँ पे क्या था, मतलब गणतंत्र, वहाँ पे
राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र, यानी कि दुनिया का पहला गणतंत्र कहाँ पे था? वज्जी में था। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहां अपना लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? जहां लोग अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कनिष्क, कनिष्क जो था अपना राज्याभिषेक, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, उन्होंने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था 78 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था राज्याभिषेक? 78 ईस्वी में करवाया था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्तम अभिलेख से मिलता है। और अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में मिलती है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। किसका चर्चा मिलता है? कलिंग युद्ध का, जो कि अशोक जो राजा बना था उसके 8वें वर्ष यानी कि 269 ईस्वी में वो राजा बना था। और 261 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। कौन युद्ध? कलिंग का युद्ध। इसमें क्या हुआ था? भारी मार काट, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या किया था? युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और धम्म का नियुक्ति किया था, यानी कि मतलब अब युद्ध नहीं करेंगे। किसने किया था? अशोक ने। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगले वीडियो में आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। घंटा भी बजा दीजिएगा भाई।